बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वो था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं कर रहे थे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विशेषताएं कर रहे थे। हमने इसमें पहली विशेषता कर ली थी, भारत शासन अधिनियम 1935 की पहली विशेषता कर ली थी। पहली विशेषता क्या थी, मैं पॉइंट में बता दूं आपको। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, ये हमने कर लिया था। आज हम आगे की विशेषताएं करेंगे। तो आगे की विशेषता या दूसरी विशेषता क्या हुई, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1935 के अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण, 1935 का जो अधिनियम था उसकी एक अन्य महत्वपूर्ण एवं संभवतः एकमात्र, महत्वपूर्ण एवं संभवतः एकमात्र संतोषजनक व्यवस्था प्रांतीय स्वशासन की स्थापना थी। संतोषजनक व्यवस्था क्या थी, प्रांतीय स्वशासन की स्थापना थी। एकमात्र, महत्वपूर्ण एवं संभवतः एकमात्र संतोषजनक व्यवस्था प्रांतीय स्वशासन की स्थापना थी। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण, और कहते हैं एकमात्र, महत्वपूर्ण और एकमात्र संतोषजनक व्यवस्था यह थी कि इसमें प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। प्रांतीय स्वशासन की स्थापना थी। इस अधिनियम के द्वारा, ये जो अधिनियम है 1935 का, इस अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम की प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर, इस अधिनियम के तहत 1919 में जो चली आ रही थी, कौन सी, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, उसका अंत किया गया। 1919 के अधिनियम में जो हमने देखा था द्वैध शासन व्यवस्था दायर की, उसका इस अधिनियम में 1935 के अधिनियम में उसका अंत कर दिया गया। अंत करके उन्हें स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। क्या किया गया, 1919 में जो द्वैध शासन व्यवस्था चली आ रही थी उसका अंत करके उसे क्या किया गया, उसे स्वतंत्र, प्रांत जो थे उनको स्वतंत्र और स्वशासित, स्वयं चलने वाला, स्वशासित, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वशासित, स्वयं चलने वाला संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, संवैधानिक आधार दिया गया। संपूर्ण, जितने भी थे, संपूर्ण प्रांतीय शासन, पूरा का पूरा प्रांतीय शासन, संपूर्ण प्रांतीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया। संपूर्ण प्रांतीय शासन जो था वो लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया। लोकप्रिय मंत्री जो थे उनके नियंत्रण में दे दिया गया। संपूर्ण प्रांतीय शासन, जितना भी प्रांतीय शासन था उसको लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया तथा गवर्नर से ये आशा की गई, गवर्नर से अपेक्षा की गई, गवर्नर से ये आशा की गई कि उसके द्वारा मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन का संचालन किया जाए।
गवर्नर के द्वारा लोकप्रिय मंत्रियों की सलाह के आधार पर ही, जो वो सलाह दें उसके आधार पर ही प्रशासन का संचालन किया जाए, प्रशासन को चलाया जाए। गवर्नर से आशा की गई, गवर्नर से अपेक्षा की गई कि लोकप्रिय मंत्रियों की सलाह पर ही शासन को चलाए। गवर्नर को यह भी निर्देश दिया गया, केवल आशा ही नहीं की गई, गवर्नर को यह भी निर्देश दिया गया कि उसके द्वारा प्रांतीय मंत्रिमंडल का निर्माण, उसके द्वारा प्रांतीय मंत्रिमंडल का निर्माण, प्रांतीय मंत्रिमंडल का जो निर्माण होगा उसके द्वारा निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय जो व्यवस्थापिका है लेजिस्लेचर के बहुमत दल के नेता, उसका जो बहुमत दल का नेता होगा, नेता की सहमति से किया जाना चाहिए, सहमति से किया जाना चाहिए। गवर्नर को यह भी निर्देशित किया गया कि जब प्रांतीय मंत्रिमंडल का निर्माण करे तो प्रांतीय व्यवस्थापिका के बहुमत दल का जो नेता है उसकी सहमति से करे, सहमति के बिना नहीं करे, उसकी सहमति से ही करे। मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, मंत्री जितने भी थे उनको प्रांतीय व्यवस्थापिका जो थी उसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया। और यह निश्चय किया गया कि उसके द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य किया जाएगा। उसके द्वारा, मंत्री के द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के आधार पर कार्य किया जाएगा। इस प्रकार 1935 का अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक निश्चित सुधार था। प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक निश्चित सुधार था। 1935 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण, एक निश्चित सुधार था। लेकिन गवर्नरों के हाथ में विशेष उत्तरदायित्व के रूप में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां बनी रही, परंतु फिर भी गवर्नर के हाथों में विशेष उत्तरदायित्व के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां बनी रही। ये था दूसरा पॉइंट, प्रांतीय स्वायत्तता। तीसरा पॉइंट आता है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, डायरकी इन द सेंटर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरकी इन द सेंटर, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा प्रांतों में जिस द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था, प्रांतों में जिस द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था, द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में आया था, परंतु 1935 में इस द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। प्रांतों में जिस द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था, उसी द्वैध शासन की व्यवस्था या उसी द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में कर दी गई। वही द्वैध शासन था जिसकी स्थापना केंद्र में कर दी गई। कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले इत्यादि क्षेत्रों की व्यवस्था, इन क्षेत्रों की व्यवस्था को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। जो इम्पोर्टेंट विषय थे उनकी सुरक्षा को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया, गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। लेकिन कुछ विषय थे संघीय विषय जैसे सुरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले इत्यादि, उनको क्या किया गया, उनको गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। गवर्नर जनरल के हाथों में ही दिया गया, उनको गवर्नर जनरल के हाथों में ही सुरक्षित रखा गया, ताकि वे अपने विवेक के अनुसार उसकी समुचित व्यवस्था कर सके, ताकि गवर्नर अपने विवेक के अनुसार
विवेक को काम में लेते हुए उसकी समुचित व्यवस्था कर सके, चाहे वो वैदेशिक मामले हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो धार्मिक मामले हो, उनकी समुचित व्यवस्था कर सके। ऐसे मामले जो इम्पोर्टेंट थे, ऐसे मामले जो महत्वपूर्ण थे, वो गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखे गए ताकि गवर्नर जनरल उनकी समुचित व्यवस्था कर सके, समुचित व्यवस्था कर सके। इन विभागों के प्रबंध, ये जो विभाग थे, इम्पोर्टेंट विभाग, महत्वपूर्ण विभाग, इन विभागों के प्रबंध के लिए वे अधिक से अधिक गवर्नर अधिक से अधिक 3 परामर्शदाता जो परामर्श दे सकें, परामर्शदाता की नियुक्ति कर सकता था। इन विभागों के संचालन के लिए, इन विभागों के प्रबंध के लिए गवर्नर कम से कम 3 कम से कम 3 परामर्शदाताओं जो परामर्श दें, परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता था, परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता था जो अपना परामर्श दें, जो अपनी राय दें, नियुक्त कर सकता था। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था, जो दूसरे संघीय विषय थे उनकी व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता तथा परामर्श देने हेतु, गवर्नर जनरल को सहायता तथा परामर्श देने हेतु एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, एक मंत्रिमंडल बनाया गया था। अन्य जो संघीय विषय थे उसके लिए गवर्नर जनरल की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, एक मंत्रिमंडल बनाया गया था जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। ऐसा मंत्रिमंडल बनाया गया था जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती, 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मंत्री से अधिक नहीं हो सकती थी। संघीय मंत्रिमंडल को उक्त सुरक्षित विभागों के अतिरिक्त जो संघीय मंत्रिमंडल था, जो बनाया गया था, जिसमें 10 मंत्री से ज़्यादा नहीं हो सकते थे, संघीय मंत्रिमंडल को उक्त जो ऊपर की सुरक्षा थी, उक्त मतलब ऊपर, उक्त सुरक्षित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी संघीय विभागों की व्यवस्था करनी थी, अन्य सभी संघीय विभागों की व्यवस्था करनी थी। और इस मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए ये जो मंत्रिमंडल था, ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया था गवर्नर के सहायता के लिए, गवर्नर को परामर्श देने के लिए, ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, इस मंत्रिमंडल का क्या था? इस मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए, ये मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहेगा, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना था, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना था। ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, अन्य संघीय विषयों के लिए गवर्नर जनरल की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई थी, एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी। इस मंत्रिमंडल में 10 से अधिक मंत्रियों को नहीं रखा जा सकता था, केवल 10 मंत्री या 10 से कम, 10 से अधिक नहीं रखा जा सकता था। संघीय मंत्रिमंडल को उक्त जितने भी विभाग हैं, संघीय विषय जो थे, उक्त विभागों, सुरक्षित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी संघीय विभागों की व्यवस्था करनी थी। सुरक्षित विभाग जो थे उनके अलावा अन्य संघीय विभाग जो थे उनकी भी व्यवस्था करनी थी। और इस मंत्रिमंडल को, ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया, इसको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना था, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साथ कार्य करेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना था। ये था दूसरा पॉइंट या दूसरी विशेषता।
केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तीसरी विशेषता, सॉरी, ये थी तीसरी विशेषता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 1919 में जो ख़त्म हुआ उसे 1935 में लागू किया गया, केंद्र में लागू किया गया। ये था तीसरा पॉइंट, तीसरी विशेषता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। आगे की विशेषता अगली कक्षा में करेंगे।